A very good evening and welcome to all of you, dear students. In today's class, I'm going to explain previous year questions of CHSL 2020, and it is set 3 taken from Ajay Kumar Singh's book. So let's start now. आज के इस क्लास में अजय कुमार सिंह की एसएससी की बुक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ 2020 का सेट 3 मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। वीडियो को लास्ट तक देखें, बहुत सारी नई चीजें आप सीख पाएंगे आज के इस क्लास में। और यदि आप इन सभी का एक्सप्लेन पीडीएफ चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम पर जुड़ जाएं और मेरे अन्य सोशल साइट्स पर भी आप इंस्टाग्राम पर जुड़ जाएं, फेसबुक पेज पर जुड़ जाएं। वहां प्रत्येक दिन आपको बहुत सुंदर वोकैब का सेट मिलेगा जिसमें एक वर्ड उसका इंग्लिश मीनिंग, हिंदी मीनिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और यूज करते हुए एक हिंदी ट्रांसलेशन और उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको मिलेगा। फिर एक सेट के अंतर्गत 2 वर्ड और उसके सारे एक्सप्लेनेशंस आपको मिल जाते हैं। तो मेरे सभी सोशल साइट्स पे जुड़ जाएं, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पेज पर ये सेट प्रत्येक दिन अपलोड किए जाते हैं। बहुत सारी चीजें आप मेरे साथ जुड़ करके सीख सकते हैं। आइए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन एक ईडियम है जिसमें कहा गया पुल समथिंग ऑफ। पुल समथिंग ऑफ का मीनिंग क्या होता है? कलेक्टिवली किसी लक्ष्य को प्राप्त करना या किसी शुभ या अच्छे परिणाम तक पहुंचना। कलेक्टिवली, सामूहिक तौर पर मिल करके। तो पुल समथिंग ऑफ यानी टू अचीव समथिंग, टू अचीव समथिंग कलेक्टिवली, सामूहिक तौर पर, किसी एक के प्रयास से नहीं, किसी एक के एफर्ट से नहीं, ग्रुप ऑफ पर्संस के एफर्ट से कुछ प्राप्त करना, किसी परिणाम तक पहुंचना। टेक आउट द नो, मेक समथिंग हैपन, ड्रैग समथिंग। अब पुल से लोग ड्रैग समझ लेंगे, लेकिन यहाँ कोई पुल का ताल्लुक ड्रैग के साथ नहीं है। बाकी कुछ ऐसा दिख नहीं रहा, इसलिए मेक समथिंग हैपन, किसी चीज को होने देना जो नहीं हो पा रहा था, अपने प्रयास से आपने उसे घटित कर दिया। मेक समथिंग हैपन, आंसर 1 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। आप उस सेगमेंट को टच करें जिसमें ग्रामेटिकल एरर दिया हुआ है। आई वुड हैव डाइड इफ ही डिडंट ड्रेस माई वुंड दैट डे। सेंटेंसेज ऑफ हिपोथेसिस, सेंटेंसेज ऑफ सपोजिशन और सेंटेंसेज ऑफ अनफुलफिल्ड विश और डिजायर के अंतर्गत 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स आते हैं और तीनों काफी इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपको सीखना ही चाहिए। इफ वाले पार्ट में सब्जेक्ट के साथ यदि वर है तो दूसरे पार्ट में हम वुड का प्रयोग करते हैं, यानी इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर प्लस अदर वर्ड्स, देन सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1। अगर इफ वाले पार्ट में हैड है तो इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 होगा, तो दूसरे पार्ट में सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3 होगा। और यदि हम पास रखना का सेंस लेके चलें तो इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नाउन, देन सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3। ये 3 स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप यहाँ वुड हैव देख रहे हैं, यानी ईफ वाले पार्ट को आप इंप्रूव करेंगे क्योंकि यहाँ आई वुड हैव डाइड दिया हुआ है। तो आई वुड हैव डाइड दिया हुआ है तो ईफ वाले पार्ट में हैड प्लस V3 आना चाहिए। यदि यह नेगेटिव है तो आप भी नेगेटिव स्ट्रक्चर सेलेक्ट करें, हैड नॉट करें। और ड्रेस का V3 क्या होगा? ड्रेस्ड होगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। सेंटेंसेज ऑफ सपोजिशन, सेंटेंसेज ऑफ हिपोथेसिस, सेंटेंसेज ऑफ अनफुलफिल्ड विश और डिजायर के नाम से हम इसे जानते हैं। बहुत ही सिंपल चीज याद करिए एक एक करके। अगर वुड हैव V3 एक पार्ट में है तो इफ वाले पार्ट में हैड प्लस V3 ही होगा। तो क्या एरर है? डिड नॉट ड्रेस, डिड नॉट ड्रेस, यानी आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। ईडियम क्या है? गो टू द डॉग्स। गो टू द डॉग्स का मतलब होता है धीरे धीरे बर्बादी की ओर बढ़ना। कई बार इसका सिर्फ बर्बाद होना भी आपको मिलेगा। वांट समथिंग बैडली, गो क्रेजी, पागल हो जाना। फेल मिजरेबली, नहीं। डिटेरियोरेट, डिटेरियोरेट शॉकिंगली, मतलब ऐसी गिरावट।
जो शॉक दे देने वाली हो, इसलिए आंसर 3 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, इस ब्लैंक को आप फिल कर दीजिए। क्या है क्वेश्चन? द पैसेंजर्स वेटेड डैश और द लोकल ट्रेन, आई एम सॉरी, यहाँ और नहीं फॉर होना चाहिए। द पैसेंजर्स वेटेड डैश फॉर द लोकल ट्रेन टू अराइव हैस्टिली, पेशेंटली, कॉन्सिडरेबली और मीकली। तो हैस्टिली का अर्थ होता है जल्दी जल्दी, हैस्टिली का अर्थ होता है जल्दी जल्दी, पेशेंटली का अर्थ होता है धैर्यपूर्वक, धैर्यपूर्वक, कॉन्सिडरेबली विचार करके, और मीकली सीधेपन से। अब शब्द जो यहाँ आप यूज देख रहे हैं, इसमें इस सिचुएशन को फिट बैठता है पेशेंटली। अब पेशेंट शब्द को लेकर के कई बार लोग सिर्फ रोगी ही समझ बैठते हैं। निश्चित तौर पर पेशेंट का अर्थ रोगी होता है और वहां पर वह नाउन का काम करता है, लेकिन पेशेंट जब एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है, इसका अर्थ धैर्यवान होता है। पेशेंट मीन्स धैर्यवान, यह एडजेक्टिव हो गया। इसका जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे तो यह पैसेंस हो जाता है, पैसेंस। और इसका हम जब एडजेक्टिव बनाते हैं तो पेशेंटली हो जाता है। एडवर्ब बनाते हैं तो यह पेशेंटली होता है। फिर से बोलूं आपको, 1 मिनट। रूट वर्ड है पेशेंट, जिसका हम 2 अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच में यूज करते हैं। नाउन के रूप में इसका अर्थ होता है रोगी, और एडजेक्टिव के रूप में इसका अर्थ होता है धैर्यवान। एडजेक्टिव के रूप में इसका अर्थ होता है धैर्यवान। तो नाउन के रूप में यह रोगी होता है, एडजेक्टिव के रूप में धैर्यवान होता है। अगर हम पेशेंटली यूज करते हैं तो वह पेशेंट का एडवर्ब हो जाता है धैर्यपूर्वक, और इसी का एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है पेशेंस, धैर्य, धीरज। तो ये याद करेंगे आप, आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, शब्द है इंडिग्नेंट। इंडिग्नेंट, इंडिग्नेंट एडजेक्टिव है अपने आप में, जिसके लिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अनवायड, प्लीज्ड, पिव्ड, अपसेट। तो देखिए, अनवायड, पिव्ड और अपसेट इंडिग्नेंट के सिनोनिम होंगे। इंडिग्नेंट मीन्स होता है नाराज, इंडिग्नेंट मीन्स होता है क्रोधित, जो आपसे चिढ़ा हुआ है, नाराज है, वह इंडिग्नेंट है, जिसके अंदर कुछ इलविल आपके प्रति चल रहा है। तो अनवायड मतलब ही होता है नाराज। प्लीज्ड मीन्स होता है खुश। पिव्ड मीन्स होता है नाराज, चिढ़ा हुआ। पिव्ड, चिढ़ा हुआ। अपसेट, परेशान। तो हमें एंटोनिम बताना है, एक ही तो पॉजिटिव सेंस का वर्ड है, इसलिए प्लीज्ड होगा, खुश। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में है, आपको इसका डायरेक्ट स्पीच सेलेक्ट करना है। इनडायरेक्ट में यह दिया हुआ है, इसका आपको डायरेक्ट स्पीच सेलेक्ट कर लेना है। जल्दी से सेलेक्ट कर लें। क्वेश्चन है, माय फ्रेंड से दैट मेनी यंग पीपल आर वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया नाउ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, माय फ्रेंड से। तो जब यहाँ प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ है तो आगे आप यहाँ पास्ट सोच ही नहीं सकते। तो ये 2 ऑप्शन ऐसे ही चले गए, बचा ए और डी, सॉरी बचा बी और डी। तो माय फ्रेंड से मेनी यंग पीपल वर, यहाँ जब आर है तो यहाँ वर कैसे हुआ? जब यहाँ प्रेजेंट टेंस है तो स्पष्ट है कि आगे टेंस चेंज नहीं करना है, इसलिए आंसर डी होगा। देखिए यहाँ आर का आर छोड़ा गया, क्योंकि आप पढ़े हैं जब रिपोर्टिंग भर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलते हैं, तो नहीं बदलेगा, इसलिए आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। जो सेंटेंस आपके सामने है इसका करेक्ट पैसिव फॉर्म आपको सेलेक्ट करना है। एट द लास्ट मोमेंट ऑफ फायरमैन पुल्ड आउट मनोहर फ्रॉम द बर्निंग बस। अच्छा,
इसका क्या करना है, हमें पैसिव करना है। तो ए फायरमैन पुल्ड आउट मनोहर, किसको, मनोहर को, तो मनोहर पहले होगा। मनोहर वॉज पुल्ड आउट फ्रॉम द बर्निंग बस बाई अ फायरमैन, ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन एट द लास्ट मोमेंट को तो पहले रखना ही होगा। एट द लास्ट मोमेंट चूंकि अदर वर्ड्स है, इसे ज्यों का त्यों उतार लें और तब एक नंबर से शुरुआत करें। एट द लास्ट मोमेंट मनोहर वॉज पुल्ड आउट, देख लीजिए कहाँ है, वाज के बाद पुलिंग दे दिया, गलत, वाज पुल्ड आउट ऑफ टू, हैड बीन नहीं होगा। दोनों सही लग रहा है, बी भी और सी भी, कुछ तो अंतर होना चाहिए। एट द लास्ट मोमेंट इफ ए फायरमैन वॉज, नहीं, मनोहर को पुल किया गया, आंसर क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 8, अ पर्सन हु अरेंजेज एंड सेल्स कट फ्लावर्स, वह व्यक्ति जो फ्लावर्स को अरेंज करता है और कट फ्लावर्स को बेचता है, उसे क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चरिस्ट, फ्लोरिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड बोटैनिस्ट। तो हॉर्टिकल्चरिस्ट मीन्स होता है बागवानी विशेषज्ञ, वन हु इज एक्सपर्ट इन हॉर्टिकल्चर, प्लांटिंग ट्रीज को हम कहते हैं हॉर्टिकल्चरिस्ट, बागवानी विशेषज्ञ, जिसे बागवानी का खूब नॉलेज हो उसे हॉर्टिकल्चरिस्ट कहते हैं। और हॉर्टिकल्चर का अर्थ होता है बागवानी, पौधे इत्यादि लगाना। फ्लोरिस्ट फूलों का व्यवसायी या विक्रेता, फूलों का व्यवसायी या विक्रेता। एंथ्रोपोलॉजिस्ट मीन्स होता है मानव शास्त्र का अध्ययन करने वाला, आप मानव विज्ञानी इसे कह सकते हैं। और बोटैनिस्ट मीन्स होता है वनस्पति विज्ञानी, वनस्पति विज्ञान का विशेषज्ञ। तो जो प्रश्न पूछा गया उसके अनुसार आंसर बी होगा। प्रिया हैज अ वेरी डैश नेचर एंड डजंट एक्सेप्ट फाइनेंशियल हेल्प इवन फ्रॉम हर ओन पेरेंट्स। प्रिया का नेचर डैश है, वह अपने माता पिता से भी, वह अपने माता पिता से भी फिनेंशियल हेल्प एक्सेप्ट नहीं करती है। इवन शब्द एडवर्ब है और इसका अपना हिंदी अर्थ भी होता है। कैसा नेचर है जो अपने माता पिता से भी कुछ हेल्प एक्सेप्ट न करे, उसके लिए वर्ड क्या दें। इंडिपेंडेंट मीन्स होता है स्वतंत्र, जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो उसे हम इंडिपेंडेंट कहते हैं। बायस्ड मीन्स होता है पूर्वाग्रह से ग्रसित, पूर्वाग्रह से ग्रसित, जिसके अंदर अपनी कुछ भावनाएं हैं जिससे वह ग्रसित है, उसे हम बायस्ड कहते हैं। इसका सिनोनिम प्रिजुडिस्ड होता है, प्रिजुडिस्ड, बायस्ड, प्रिजुडिस्ड। इम्पार्शल का अर्थ होता है निष्पक्ष, जो किसी पक्ष में ना हो। और डिसइंटरेस्टेड, जो किसी भी तरफ से इंटरेस्ट ना रखे, उसे तटस्थ कहते हैं, तटस्थ। तो यहाँ पर आंसर होगा इंडिपेंडेंट, जो डिपेंड ही ना करे किसी के ऊपर वह इंडिपेंडेंट है। इसलिए आंसर 9 का ये होगा। क्वेश्चन नंबर 10, अंडरलाइंड पार्ट को आप करेक्ट करें दिए गए ऑप्शन से, यदि करेक्ट है तो आंसर नो इम्प्रूवमेंट को सेलेक्ट किया जाए। तो कहा गया द चाइल्ड इज क्राइंग बिकॉज शी कांट फाइंड हर मदर, द चाइल्ड इज क्राइंग बिकॉज शी कांट फाइंड, कोई एरर तो नहीं दिख रहा, वह अपने माँ को नहीं प्राप्त कर सकती है, चिल्ला रही है, माँ नहीं मिली है इसलिए चिल्ला रही है, तो कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है। द चाइल्ड इज क्राइंग में कोई एरर नहीं है, इसलिए नो इम्प्रूवमेंट सेलेक्ट कर लिया जाए। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड विकैरियस, विसस, कैलस एंड हीनस। विकैरियस मतलब होता है दूसरों की सफलता या भावनाओं को खुद में अनुभव करने वाला।
थोड़ा हिंदी अर्थ लंबा है, याद करिएगा। विशस मतलब होता है दुष्ट, दुराचारी, दुरात्मा। कैलस मीन्स होता है निष्ठुर, निर्मम, निर्दयी, मर्सीलेस, पीटीलेस। हीनस सही होगा क्योंकि इसकी स्पेलिंग गलत है, HEINOUS। हीनस मीन्स होता है घोर, जैसे यह घोर पाप है, यह जघन्य अपराध है, तो हीनस क्राइम है। एबोमिनेबल हीनस का सिनोनिम होता है नेफारियस। नेफारियस, एबोमिनेबल, हीनस, हेटफुल, ये सभी एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, याद करेंगे। 11 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 12, फॉन्ड ऑफ कंपनी के लिए एक वर्ड आपको सेलेक्ट करना है, वन वर्ड यहाँ सेलेक्ट करना है क्या? तो फॉन्ड ऑफ कंपनी, वह जो कंपनी यानी संगति, वह जो दोस्तों के साथ रहने का शौकीन हो, उसे क्या कहते हैं? फॉन्ड ऑफ मतलब का शौकीन होता है, कंपनी मतलब दोस्त इत्यादि का संग। तो फॉन्ड ऑफ चीयरफुल का अर्थ होता है खुश मिजाज, प्रसन्न रहने वाला, खुश। ग्रासस मीन्स होता है कृपालु, गॉड के लिए यूज करते हैं, गॉड इज ग्रेसस, कृपालु। एमिएबल का अर्थ होता है मिलनसार, और ग्रिगेरियस का भी अर्थ होता है मिलनसार, लेकिन सामाजिक तौर पर जो समाज में लोगों से खूब खुल करके जीवन जिए, खूब उनकी संगति को पसंद करे, उसे हम ग्रिगेरस कहते हैं। इससे मिलता जुलता शब्द है एमिएबल, बट इस सिचुएशन में फिट बैठेगा ग्रिगेरस। एमिएबल मतलब मिलनसार, ग्रिगेरस समाज में खुल करके जीने वाला। 12 का आंसर डी। 13 एनक्रोच का आपको बता देना है सिनोनिम। आपके पास ऑप्शंस 4 हैं, फगेट, डिसरिगार्ड, इग्नोर और इंट्रूड। इन चारों को आप बताइए। तो एनक्रोच का हिंदी अर्थ होता है अतिक्रमण करना, यानी किसी दूसरे के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश कर जाना, अतिक्रमण करना, उल्लंघन करना भी इसका अर्थ होता है। फगेट का अर्थ होगा भूल जाना, फगेट का अर्थ होगा भूल जाना। डिसरिगार्ड का अर्थ होगा अनादर करना, डिसरिगार्ड का अर्थ होगा अनादर करना। इग्नोर, अवहेलना करना, इग्नोर अवहेलना करना। इसके लिए सिनोनिम के रूप में आप फिर हम इग्नोर ही लिख दिए, नेगलेक्ट लिख सकते हैं। इंट्रूड का अर्थ होता है घुसपैठ करना, बिना अधिकार प्रवेश करना, इंट्रूड। तो इनक्रोच का सिनोनिम यहाँ इंट्रूड ही होगा। आंसर 13 का डी। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने, इस पैराग्राफ को आप सजा दीजिए, बड़ा लंबा चौड़ा है। चीताज आर वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट रिकॉग्निजेबल कैट्स नोन स्पेशली फॉर देयर स्पीड। लग रहा है कि ये पहले होगा। देयर फेसेस टू आर डिस्टिंग्विश्ड बाय प्रोमिनेंट ब्लैक लाइंस। चीता जो होते हैं विश्व के सबसे अधिक रिकॉग्नाइज करने जाने वाले कैट्स में से हैं, और इन्हें स्पेशली इनके स्पीड के लिए जाना जाता है। देयर फेसेस टू आर डिस्टिंग्विश्ड, इनके फेस भी अन्यों से भिन्न होते हैं, बाय प्रोमिनेंट ब्लैक लाइंस दैट कर्व फ्रॉम द इनर कॉर्नर ऑफ ईच आई टू द आउटर कॉर्नर्स ऑफ द माउथ लाइक अ वेल वर्न ट्रेल ऑफ इंकी ट्री। तो ए के बाद बी तो मैच कर रहा है। चिताज आर कवर्ड ऑलमोस्ट इंटायरली विद स्मॉल ब्लैक स्पॉट्स। अब यहाँ पार्ट्स की बात हो रही थी। दे हैव अ लॉन्ग स्लेंडर बॉडी मेजरिंग, जी हाँ, तो 1 2 3 एंड 4 देखने में बड़ा था लेकिन इजी है। ए बी डी सी कहीं दिया है, जी हाँ, ए बी डी सी आपका आंसर बन रहा है। बहुत सिंपल था, देखने में बहुत विशाल है लेकिन सिंपल है। 15 नंबर आपके सामने वर्ड है अपेरेंटली। अपेरेंटली के लिए 4 ऑप्शंस है, सीमिंगली है, कंसिडरेबली है, अनलाइकली है और क्वेश्चनेबली है। तो अपेरेंटली का अर्थ होता है जो बाहर से दिखाई पड़े, बाह्य तौर पर, बाह्य तौर पर, स्पष्ट रूप से भी कहते हैं, प्रत्यक्ष रूप से भी कहते हैं।
सीमिंगली का भी अर्थ यही होता है, जो प्रत्यक्ष है वह सीमिंग है, कॉन्सिडरेबली विचार करके, कॉन्सीडर से बना हुआ है, अनलाइकली, और संभावित जिसकी कोई संभावना ना हो, और क्वेश्चनेबली आपत्तिजनक ढंग से। तो आंसर अपेरेंटली के लिए सीमिंगली होगा। जो अपेरेंट है वह दिखाई पड़ेगा, जो सीमिंग है वह प्रतीत होगा, मालूम पड़ेगा, दिखाई पड़ेगा, महसूस होगा। तो आंसर 15 का ये होगा। 16 आपके सामने, यह भी जम्बुल्ड पार्ट है, इसे भी आपको सजाना ही है। He confessed that the only thing he was afraid of was snakes. उसने माना, उसने कबूल कर लिया कि एक चीज से वह डरता था, और वह क्या था? स्नेक्स, सांप थे जिनसे उसे डर थी। वह एक चीज सांप जिससे वह डरता था, इस बात को उसने कबूल कर लिया। ऑन माई सेकेंड विजिट टू वेस्ट अफ्रीका आई मेट अ यंग मैन ऑन बोर्ड द शिप। जब मैं सेकेंड विजिट पर था वेस्ट अफ्रीका के, तो शिप पर मेरी मुलाकात एक यंग मैन से हुई। यही लग रहा है कि पहले होगा। I told him that it was very unlikely that he would see. He was going out. अच्छा, वह कहाँ जा रहा था? He was going out to take up a job in a banana plantation. वह बनाना प्लांटेशन में जॉब के लिए जा रहा था। तो जा रहा था, तो उससे बात के दौरान मुझे पता चला, उसने बताया, कबूल किया कि उसे सांपों से डर था। मैंने उसे कहा कि कोई बात नहीं, वहां सांप मिलने की संभावना बहुत कम है, नहीं मिलने वाले हैं। तो आंसर हो जाएगा बी डी ए सी, और बी डी ए सी डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने। एट द वर्कशॉप दे वर टॉट हाउ टू नेल द पीसेज ऑफ वुड टुगेदर टू क्रिएट टॉयज। ग्रामेटिकल एरर तो नहीं दिख रहा। एट द वर्कशॉप दे वर टॉट, पैसिव वॉइस का प्रॉपर यूज है। हाउ टू नेल द पीसेज ऑफ वुड टुगेदर, कैसे पीसेज ऑफ वुड को एक साथ जोड़ करके, कील लगा करके, नेल माने कील लगाना, कैसे कील लगा करके जोड़ करके हम टॉयज को क्रिएट करते हैं। कोई ग्रामेटिकल ग्लिच नहीं, कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं, इसलिए आंसर हो जाएगा 17 का बी। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड का आप पता लगा लें। एंट्रीट है, इनवेलॉप है, इनवॉय है, और एंट्रस्ट है। एंट्रीट का अर्थ होता है अनुनय करना, विनय करना, आग्रह करना, विनती करना। इसके लिए आप और शब्द क्या यूज कर सकते हैं? बहुत कॉमन वर्ड है, रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट भी सही है, इम्प्लोर सही है। रिक्वेस्ट, इम्प्लोर, एंट्रीट, बीसीच भी सही होता है। इनवेलॉप ही तो गलत है, इसीलिए आंसर बी होगा। इनवेलॉप ऐसे नहीं लिखते हैं। इसका अर्थ ढकना होता है, इनवेलॉप, ढक लेना, कवर कर लेना। इनवॉय मीन्स दूत होता है। एंट्रस्ट, सौंप देना। तो आंसर यहाँ 18 का बी होगा। 19 आपके सामने। द रूफ इज बीइंग हेल्ड अप ओवर 2 स्टोन पिलर्स। छत तो स्टोन के पिलर्स पर हेल्ड था, रुका हुआ था। तो रुका हुआ है भी तो कह सकते हैं, लेकिन इज बीइंग हेल्ड नहीं होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हेल्ड किए हुए है, वो सेंटेंस क्लियर नहीं आ रहा है। इज हेल्ड अप, ये ज्यादा क्लियर सेंस देगा, इसलिए 19 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 20। शब्द है हैरोइंग, इसका एंटोनिम बताना है। तो हैरोइंग मतलब होता है जो आपको परेशान कर दे, जो आपको चिंतित कर दे, परेशान करने वाला। रेपिटिटिव मतलब होता है मोनोटोनस, मोनोटोनस, रिपीटिटिव मोनोटोनस, रिपीटिटिव मोनोटोनस, टेडियस, रिपीटिटिव मोनोटोनस, टेडियस, खीसा पीटा, नीरस, जिसमें इंटरेस्ट न रह गया हो।
वरीइंग वही है परेशान करने वाला, चिंतित करने वाला। वरी का एडजेक्टिव बनाते हैं तो वरीइंग भी होता है और वरीड भी होता है। स्ट्रेसफुल वही है चिंतित कर देने वाला। प्लीजेंट सुखद। गुड सेंस का वर्ड एक ही तो है और एंटोनी में यहाँ बताना है तो प्लीजेंट ले लिया जाए। 21 to 25 में फिर आ गया क्लोज टेस्ट। हर बार एसएससी, चाहे वह CHSL हो, चाहे वह MTS हो, चाहे वह CGL हो, स्टेनोग्राफर्स एग्जामिनेशन हो, क्लोज टेस्ट पूछेगा ही और इसे बड़े पेशेंस के साथ बनाना पड़ता है। आइए देखते हैं आज के क्लोज टेस्ट को। इक्वेनियो was born in 1745 in नाइजीरिया। इक्वेनो की चर्चा की जा रही है जो 1745 में नाइजीरिया में जन्मा था। When he dies about 11, जब वह 21 का हुआ। तो when ही बात पास्ट की है इसलिए when he was about 11, Iqueno was kidnapped and sold to slave traders। उसका अपहरण कर लिया गया, किडनैप्ड कर लिया गया। अब किडनैप्ड का दूसरा वर्ड क्या होगा तो अबडक्टेड होगा। उसका अपहरण कर लिया गया और उसे स्लेव ट्रेडर्स के हाथों बेच दिया गया। जो हेडेड थे, जो जा रहे थे कि और बढ़ना हेड होता है, हेड की तरफ बढ़ना, हेड फॉर और हेड टू दोनों का इस्तेमाल ग्रामेटिकली करेक्ट माना जाता है। देखें यही प्रिपरेशन दिया होगा। अबाउट टू, इन, ऑन एक ही देता है। हेड टू तो की और अग्रसर थे। कहाँ थे? हेडेड टू द वेस्ट इंडीज, वे बढ़ रहे थे वेस्ट इंडीज की दिशा में। तो ही स्पेंट अ ब्रीफ डैश इन द स्टेट ऑफ वर्जीनिया। हालांकि वह बहुत कम समय ही वर्जीनिया में व्यतीत किया। मच ऑफ इक्वेन्यूज टाइम डैश सर्विंग ऑन स्लेव शिप्स। जो भी टाइम उसका बीता है उसमें अधिकाधिक वह सेवा देने का काम किया शिप्स के ऊपर एंड ब्रिटिश नेवी वेसल्स के ऊपर। तो समय का अंग्रेजी 23 में चाहिए। 23 में समय का अंग्रेजी चाहिए एरा। एरा मीन्स होता है युग। एरा युग। एज उम्र। लाइफ जीवन। पीरियड अवधि, समय। बहुत कम अवधि तक, बहुत कम समय तक रहा, इसलिए आंसर डी होगा वर्जीनिया में। जो रहा उसका अधिकाधिक समय वह सेवा में व्यतीत किया। पास्ट की बात है तो वाज स्पेंट, टाइम वाज स्पेंट on slave ships and British Navy vessels. In his services on these, yes, Iquenio traveled extensively. काफी यात्रा किया, खूब यात्रा किया, बृहत रूप से भ्रमण ही करने का काम किया। तो इन हिज सर्विसेज ऑन दिज डैश, दिज डैश किस पर था वो? लीनर्स मतलब होता है समुद्री जहाज। शिप्स ये भी वही है। क्राफ्ट टैंकर, टैंकर वो तेल ढोने वाला। अब ये तो दोनों सही लग रहा है। शिप्स की चर्चा की गई है इसलिए शिप्स ही सेलेक्ट करें। ये भी क्लोज टेस्ट का एक बड़ा रूल है कि जिसकी चर्चा हुई है अगर ऑप्शन में वो आ रहा है तो वही सेलेक्ट किया जाए, उसका सिनोनिम भी ना किया जाए, छोड़ दिया जाए। तो आंसर यहाँ पर बी होगा। और इस तरह से हम इस सेट को भी कंप्लीट करते हैं। यानी CHSL प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 2020 के सेट 3 को मैंने कंप्लीट किया। आप इन वीडियोस को खूब देखें। MTS का सेट भी आप देख सकते हैं। बहुत सारे MTS के वीडियोस भी इसी सीरीज के तहत यानी इसी प्लेलिस्ट में अपलोड किए गए हैं, उन्हें भी आप देखें, दूसरों में भी वीडियो को साझा करें। लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। गुड नाइट।